नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए मोदी ने कहा, पहले परिसीमन फिर चुनाव और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। महबूबा ने की पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात तो बिदक गए भाजपाई। शिवसेना ने कहा, बीजेपी से मुकाबले के लिए पवार से हाथ मिलाएं राहुल। तेजस्वी ने की चिराग को साथ आने की पेशकश, चिराग अभी राम भरोसे। बीजेपी ने बलात्कारी सेंगर के करीबी को दिया टिकट, पीड़िता ने किया विरोध। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। और सबसे अहम खबर यह है कि कश्मीर मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी नेताओं के साथ तकरीबन 3.5 घंटे बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ करीब 3.5 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा जोर परिसीमन पर रहा। अधिकांश कश्मीरी नेताओं का कहना था कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने संसद में इसका वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, मगर ये परिसीमन के बाद ही होगा। भाग लेने वाले नेताओं ने तुरंत विधानसभा चुनाव करवाने के साथ साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ज़मीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार को भी बहाल किए जाने की मांग रखी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति को बहाल करने की बात भी उठाई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी शिरकत की। तो मोटे तौर पर ये बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। लोगों ने तबादला ख्याल किया, आपस में बातचीत की, अपने विचार रखे और कोई बहुत कड़वाहट इस दौरान देखने को नहीं मिली। तो ये कह सकते हैं कि गतिरोध टूटा है, बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन बातचीत कितनी आगे बढ़ी है ये जब बैठक के पूरे डिटेल आ जाएंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अभी जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों का डिलिमिटेशन कर दिया जाए, परिसीमन कर दिया जाए, और इसी एजेंडे को लेकर उन्होंने ये बैठक बुलाई है। हालांकि इसमें दूसरे मुद्दे भी उठे और प्रधानमंत्री ने उनकी बारे में भी अपनी राय रखी, जैसे परिसीमन के बाद चुनाव कराने की बात कही और राज्य का दर्जा देने की भी बात कही। लेकिन इसके आगे क्या होगा अभी ये तस्वीर साफ नहीं है, और क्या सचमुच में परिसीमन हो जाने के बाद केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की बात को तत्पर है। हालांकि ये उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो दुनिया की राजनीति की स्थितियां बदल रही हैं, भारत पाकिस्तान से बात कर रहा है, तालिबान का ख़तरा बढ़ रहा है, इसलिए उस मुद्दे पर भी बातचीत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी केंद्र सरकार पर ज़बरदस्त है कि वो कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करे, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करे और वहाँ जो आम स्थिति है उसको बहाल करे। तो ये केंद्र सरकार पर दबाव है, प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव है, और इसकी वजह से ये नई पहल की गई है। लेकिन ये नई पहल तभी आगे बढ़ेगी जब केंद्र सरकार थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि इस मीटिंग के लिए ये 14 नेता गुपकार जो डिक्लेरेशन से जुड़े नेता हैं वो भी शामिल हो गए, इस उम्मीद से कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विधानसभा चुनाव होंगे, राज्य का दर्जा मिलेगा, और जो बाकी बातें हैं, जो विशेष दर्जा की बात है, धारा 370 को हटाने की बात है, वो अभी चूंकि धारा 370 का सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी है, कह सकते हैं सब जुडिस है, तो शायद उस बहाने भी अभी जो कश्मीरी नेता हैं इसको उतनी तेज़ी के साथ, उतनी ज़ोर से बैठक में उन्होंने नहीं उठाया है, और अभी शायद उसको वो पीछे रख कर ही चल रहे हैं कि अभी जितना हासिल हो सकता है उतना हासिल किया जाए। उसके बाद अगले राउंड में देखा जाएगा कि जो मूल मांगे हैं गुपकार डिक्लेरेशन से जुड़े
पार्टियों की, जो कि सारी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अलबत्ता ये एक खुशनुमा माहौल में एक ठीक ठाक बातचीत रही है, लेकिन एक बातचीत से जाहिर है कि चीज़ें हल नहीं होने वाली हैं। और भी पहल केंद्र सरकार की तरफ से होनी होगी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वहाँ राजनीतिक बंदियों की रिहाई शुरू हो जाए और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे कश्मीर में हालात सामान्य बनाए जा सकते हैं, एक चुनाव के लिए एक माहौल बनाया जा सकता है। और जैसा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली और दिल के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं। ये मुहावरे गढ़ने में, इस तरह के नारे गढ़ने में वो उस्ताद हैं, लेकिन इस तरह के नारे बहुत पहले भी आए हैं, उन पर अमल नहीं किया। जैसे कश्मीरियत जमहूरियत जो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नारा दिया था, उसको भी ये सरकार भूल आ चुकी है। तो अब देखना है ये है कि इस बातचीत के बाद केंद्र सरकार कितने कदम और आगे बढ़ती है कश्मीर समस्या के समाधान करने की दिशा में, कश्मीरी नेताओं को विश्वास लेने की दिशा में, और पूरी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगली खबर लेने से पहले आपसे दो छोटी छोटी सी गुजारिशें हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि सत्य हिंदी को आपसे आर्थिक मदद की दरकार है। आप जानते हैं कि सत्य हिंदी न तो कॉरपोरेट से किसी तरह की मदद लेता है और न ही सरकार से मदद की उम्मीद रखता है। इसलिए हम आपसे चाह रहे हैं कि आप हमारी सदस्यता योजना का हिस्सा बने। सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे मिल सकता है। हमें उम्मीद है कि आप उसके ब्यौरे में जाएंगे और अपने लिए एक सदस्यता ज़रूर चुनेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्य हिंदी का ऐप अब अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में भी, और आप चाहें तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसके लिए, उसको क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब अगली खबर लेते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बात करने वाले बयान को लेकर बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। महबूबा ने कहा था कि अगर भारत दोहा में जाकर तालिबान से बात कर सकता है तो कश्मीर की शांति के लिए पाकिस्तान से बात क्यों नहीं हो सकती। इसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत तभी संभव हो सकती है जब पाकिस्तान अपने यहाँ चल रहे सभी आतंकी शिविरों को बंद कर दे। उन्होंने कहा कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन महबूबा के बयान पर शोर करने वाले शायद उन खबरों को भूल गए हैं जिनमें साफ तौर पर कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके पाकिस्तान के एनएसए काउंटर पार्ट मोइद यूसुफ के बीच एलओसी पर सीज फायर से पहले लंबी बातचीत हुई थी और हाल में दोनों फिर एक बार मिले थे। एसटी की खबर के मुताबिक एनएसए डोभाल और मोइद यूसुफ कुछ लोगों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। इन दोनों की एक बार किसी तीसरे देश में आमने सामने मुलाकात भी हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान दिवस पर इमरान खान को एक पत्र लिखा था। भारत ने पाकिस्तान की घुड़सवार टीम को भी भारत में बुलाया, लेकिन महबूबा ने वही बात कही तो बवाल हो गया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इस बयान को महबूबा का निजी बयान बताया है और कहा है कि ये उनकी पार्टी का एजेंडा है, इससे उनका लेना देना नहीं है। फारूक ने कहा कि उनको अपने वतन से मतलब है। तो महबूबा मुफ्ती ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बितकने लगे। उनकी सरकार पहले ही कई स्तरों पर बातचीत कर रही है, पाकिस्तान से भी और तालिबान से भी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात की बीच बचाव में मध्यस्थता में पाकिस्तान से कई दौर की बातचीत कई जगहों पर हो रही है और आगे भी होने वाली है। तालिबान के मसले पर भी बातचीत हो रही है। हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज जा रही हैं और वहाँ तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है और हो सकता है वो सत्ता में भी आ जाए। इससे भारत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो तालिबान के मुद्दे पर भी बातचीत करना पाकिस्तान से सही है और कश्मीर के मामले में भी शांति स्थापित हो सके, सीमा पर शांति स्थापित हो सके, इस मामले में भी पाकिस्तान से बात करना ठीक है और भारत सरकार ऐसा कर भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी पुराने सुर में ही हैं, पुराने अतीत में ही जी रहे हैं, इसलिए पुरानी चीज़ें ही दोहरा रहे हैं कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती है। गोली और बोली अगर गोली को रोकना है तो बोली आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी और वो सिलसिला चल रहा है। इसलिए
महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है उस पर बिदकने की ज़रूरत नहीं है, गंभीरता से उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए। जहाँ तक फ़ारूक अब्दुल्ला का सवाल है तो शायद उन्होंने किसी विवाद में पड़ने के बजाय उससे पल्ला झाड़ लेना ठीक समझा है। उन्होंने उसे महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का एजेंडा कह दिया है और ये सही भी है। महबूबा मुफ्ती थोड़ा सा अतिवादी रुख अख्तियार करती रही हैं कश्मीर के मामले में और बीच बीच में वो अपनी चूँकि चुनाव अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान का भी नाम लेती हैं, लेकिन सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी बना चुकी, सरकार भी चला चुकी हैं, तो वो अपने मतदाताओं को एड्रेस करने के लिए कुछ कहती हैं, लेकिन जब व्यवहारिक राजनीति में आती हैं तो उनका रवैया बदल जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। तीसरे मोर्चे की चर्चाओं के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए शरद पवार से हाथ मिला लेना चाहिए ताकि सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाया जा सके। शिवसेना ने कहा है कि राहुल नियमित रूप से केंद्र और उसकी नीतियों पर हमला करते हैं, लेकिन वो ऐसा केवल ट्विटर पर करते हैं। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की आजकल बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। वो जानते हैं कि देश की स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन लोगों के गुस्से के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सरकार को विश्वास है कि कमज़ोर और असंतुष्ट विपक्ष के कारण उन्हें कोई खतरा नहीं है। बता दें कि हाल में शरद पवार के घर पर 8 विपक्षी दलों के नेता एक साथ इकट्ठे हुए थे। शिवसेना ने इसको लेकर कहा है कि इन विपक्षी नेताओं की चाय पार्टी का आयोजन राहुल गांधी द्वारा किया जाना चाहिए था। शिवसेना ने कहा है कि शरद पवार सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं, लेकिन फिर नेतृत्व का सवाल है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व करेगी तो कांग्रेस खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना है। तो सामना में शिवसेना ने दरअसल बहुत ही कायदे की और तर्कसंगत बातें की है कि अगर विपक्षी एकता होनी है और वो कांग्रेस पार्टी की मदद के बिना संभव नहीं है, उसके शामिल हुए बिना संभव नहीं है, ठोस विपक्षी एकता का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें कांग्रेस को लीड लेना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए और अगर पूरी तरह से आगे नहीं आ रही तो कम से कम शरद पवार जो प्रयास कर रहे हैं वो उनके साथ उसको जुड़ना चाहिए। तो राहुल गांधी ट्विटर पर बहुत ही पहलवान नज़र आते हैं, बहुत ताकतवर नज़र आते हैं हमला करते वक्त, लेकिन ज़मीन पर ठोस काम जो राजनीतिक स्तर पर होना है उसमें उनकी तरफ से कोई पहल या उत्सुकता या किसी तरह का काम करते हुए वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये शिवसेना चाहती है कि मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एक मंच बने। वो शरद पवार का नाम बार बार आगे बढ़ाती रही है, शरद पवार के ज़रिए वो विपक्षी एकता को जोर देने की कोशिश करती रही है और अब वो कांग्रेस से भी चाहती है कि वो भी आगे आए, राहुल गांधी आगे आएँ और इस विपक्षी एकता के अभियान में शामिल हों। निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार इसमें शामिल होता है तो इसको एक नई गति, नई ऊर्जा मिल सकती है, थोड़ा विश्वसनीयता भी बढ़ेगी इस प्रयास की, क्योंकि जब कांग्रेस शामिल होगी तो एक ठोस बड़ा राजनीतिक दल एक केंद्र में आ जाएगा और तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ने में उससे मदद मिल सकती है, उनका विश्वास बढ़ता है। तो राहुल गांधी को अपनी पार्टी का भी दुरुस्त करना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला कांग्रेस को तुरंत उसका समाधान ढूंढना चाहिए और अब जो नई राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, जैसे उद्धव ठाकरे यह सामना भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब उतने आत्मविश्वास से भरे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी नाकामियां अब उजागर हो चुकी हैं, कोविड के मामले में भी और दूसरे मोर्चों पर आर्थिक अर्थव्यवस्था के मामले में। तो ये एक सही समय है जब कांग्रेस को और राहुल गांधी को एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपने साथ आने का न्योता दे दिया है। तेजस्वी ने बुधवार को कहा है कि चिराग पर निर्भर करता है कि वो उन्हीं बंच ऑफ थॉट्स जो हैं आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवरकर की एक किताब है और ये बहुत ही विवादास्पद किताब है क्योंकि इसमें हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ़ है और उन्होंने जो कुछ किया है उसको यहाँ आजमाने की बात वो करते हैं। तो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना चाहते हैं
चिराग या उन ताकतों के साथ जो BR अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और कहा कि हर कोई जानता है कि LJP में टूट के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं चिराग पासवान ने इस ऑफर को लेकर सत्य हिंदी से बातचीत करते हुए कहा कि वो तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं। चिराग ने तेजस्वी के ऑफर पर उनका धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि वो इसको लेकर आगे फैसला करेंगे। इससे पहले तेजस्वी के साथ आने को लेकर चिराग कह चुके हैं कि राजनीति में कभी नहीं कहा जाता है। तो तेजस्वी यादव एक मौका देख रहे हैं बिहार की राजनीति में परिवर्तन का। चिराग पासवान टूट रहे हैं NDA से, BJP से, और अगर वो उनके साथ जुड़ जाएं तो उनकी ताकत बढ़ सकती है और नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। तो वो इसमें एक अवसर देख रहे हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए भी एक अवसर है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें नीतीश कुमार ने भी धोखा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने भी धोखा दिया, तो उन्हें भी दूसरे विकल्प अब देखने चाहिए। और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि पिछड़े और दलित अगर साथ में आ जाएं तो बिहार में फिर उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त गठबंधन बन सकता है। लेकिन चिराग पासवान ने अभी तक जो राजनीति की है वो अवसरों की राजनीति की है, सत्ता की राजनीति की है। उन्हें लग रहा है कि NDA में रहने से, प्रधानमंत्री से जुड़े रहने से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के हनुमान भी बन गए थे। अब वो राम भरोसे इसीलिए भी हैं कि उन्हें लग रहा है कि कभी न कभी मोदी जी की कृपा दृष्टि होगी और उनके दिन बहुरेंगे। तो वो अभी तक उस मोह से निकल नहीं पाए हैं, हालांकि उन्हें एहसास हो गया है कि इससे निकलना पड़ेगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बलात्कार मामले में अभियुक्त अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद के लिए अपना उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि कुछ समय पहले गैंग रेप के दोषी पाए गए कुलदीप सिंह की पत्नी संगीता सेंगर को बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने का जब जबरदस्त विरोध हुआ था तो बीजेपी को टिकट वापस लेना पड़ा था। लेकिन 2 महीने के अंदर ही उसने अरुण सिंह को टिकट देकर दिखा दिया है कि उसे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। टिकट हासिल करने वाले अरुण सिंह को कुलदीप सिंह सेंगर का बहुत ही करीबी बताया जाता है। अरुण सिंह को टिकट दिए जाने पर दुष्कर्म पीड़िता ने एक वीडियो जारी करके बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई है और पूछा है कि वो उसके साथ है या फिर कुलदीप सेंगर के साथ। पीड़िता ने वीडियो में कहा है, बीजेपी दोषियों को टिकट दे रही है। मेरे पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद है और वो मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ कि मेरे दोषियों को बीजेपी का टिकट न दें और उनसे टिकट वापस ले लें। पीड़िता ने कहा है कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में और पिता की हत्या में अरुण सिंह शामिल हैं। इन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है और सरकार अभी भी दोषियों का साथ दे रही है। याद दिला दें कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्नाव दुष्कर्म का मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। इस मामले में आखिरकार बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर दोषी ठहराए गए थे। तो आप देखिए बीजेपी का चरित्र कितना दोहरा है। ये जानते बूझते भी कि जो अरुण सिंह है वो कुलदीप सेंगर जो कि बलात्कारी है, जो सिद्ध हो चुका है जिसका अपराध, उसका साथी है, उन मामले में अभियुक्त भी है, उसको वो अब जिला पंचायत की टिकट दे रहा है, अध्यक्ष पद की टिकट दे रही है और उसको शर्म भी नहीं आ रही। इसके पहले उसने कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट देने की कोशिश की थी और आप जानते हैं कि काफ़ी बवाल मचा था और बाद में उसे अपना निर्णय बदलना पड़ा था। तो एक बार ये कर चुकी है, दोबारा फिर ये कर रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी को या तो इनका कोई विकल्प नहीं मिल रहा है और वहीं घूम फिर कर जाकर उन्हीं अपराधी किस्म के लोगों को वो टिकट दे रही है। दूसरा, वो बेशर्म हो चुकी है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। लोक लाज से वो परे जा चुकी है, लोकतंत्र से परे जा चुकी है और अपराधियों के साथ उसकी साठगांठ, उसका रिश्ता बहुत अटूट हो गया है, मजबूत हो गया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़िता, जिसके पिता की भी हत्या कर दी गई और जो अभी तक उसको वो परेशान है और उसके ऊपर खतरा भी है। इस तरह के लोगों को अगर राजनीतिक शक्ति मिलती गई तो ये फिर हमला करेंगे, फिर परेशान करेंगे और इनको नहीं तो दूसरों को परेशान करेंगे, क्योंकि
क्योंकि इनकी आपराधिक प्रवृत्ति अब जग जाहिर हो चुकी है, लेकिन बीजेपी इनको लगातार सपोर्ट कर रही है। ये बड़ा दुखद है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन घटनाओं पर, इन खबरों पर अपनी टिप्पणियां भी दर्ज कराएंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।